अभ्यारण्य का निर्माण कैसे होता है, सेंचुरी का निर्माण कैसे होता है, इसकी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब भी स्टेट गवर्नमेंट को यह लगता है कि कोई क्षेत्र किसी पशु के संरक्षण के लिए आवश्यक है या उसकी प्रजाति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, कोई विशेष दशाएं उस क्षेत्र में मौजूद हैं जिसमें कोई विशेष प्रकार के पशुओं को संरक्षित किया जाना आवश्यक है, तब वो इस आशय की घोषणा कर सकती है, अपने आशय की घोषणा करेगी। और ये घोषणा किस माध्यम से होगा? बाय नोटिफिकेशन। ये डिक्लेरेशन कैसे होगा? नोटिफिकेशन, जिसको हम अधिसूचना कहते हैं, राजपत्र में प्रकाशित होगा कि फला क्षेत्र को, कोई एक क्षेत्र है जिसमें कुछ विशेष प्रजातियां हैं जिसको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है या उसके वृद्धि की आवश्यकता है, इसलिए उस क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस क्षेत्र को अभ्यारण्य में परिवर्तित करना चाहते हैं। ठीक है, ये क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। ठीक है, अपने आशय की घोषणा करना। ये घोषणा कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। ये घोषणा करने का उद्देश्य क्या है? ताकि उस क्षेत्र में जितने भी लोग हों ये इस बात से अवेयर हो जाएं कि इस क्षेत्र की एक विशेष प्राकृतिक स्थिति है और इस क्षेत्र को स्टेट गवर्नमेंट अपने एक तरह से आप कह सकते हैं कब्जे में लेना चाहती है। ठीक है, अगर आवश्यकता उत्पन्न हुई तो वहां से स्टेट गवर्नमेंट आपको बेदखल भी कर सकती है। ठीक है, इसलिए यह घोषणा की जाती है। ठीक है, घोषणा करने के 30 दिन के अंदर इस कार्य को करने के लिए, कौन सा कार्य? इस अभ्यारण्य की सीमा निर्धारण के संबंध में कार्य करने के लिए, और इसके संबंध में यदि कोई दावा प्रस्तुत होता है तो उस दावे के निराकरण के लिए, उस दावा को निराकरण के लिए दावा कौन करेगा? जो ग्रामीण होंगे, जो प्रभावित होंगे, वही क्लेम करेंगे। ठीक है, तो उस क्लेम को सुनने के लिए एक कलेक्टर की नियुक्ति की जाएगी 30 दिन के अंदर। यहां यह अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इस कलेक्टर की जो नियुक्ति की जाएगी, ये कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से काम करता है। अर्थात स्टेट गवर्नमेंट ने सारी शक्तियां इस कलेक्टर को प्रदान कर दी है अपने प्रतिनिधि के रूप में। वो स्पेशल कलेक्टर के रूप में इसको अपॉइंट किया जाएगा। एरिया कलेक्टर को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका यह सरगुजा क्षेत्र है, ठीक है, अब इसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य बनाना है। हो सकता है उसके कुछ क्षेत्र आपके सरगुजा में आते हों और कुछ क्षेत्र सूरजपुर जिले में आते हों, और कुछ क्षेत्र हो सकता है बलरामपुर जिले में भी आते हों। ठीक है, ऐसे स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है कलेक्टर के रूप में, जो उस सीमा का निर्धारण करेगा। ठीक है, या हो सकता है कि जो मैं 3 जिला का नाम लिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, उसी क्षेत्र के किसी कलेक्टर को अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाए इसके संबंध में। समझ रहे हो? उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा उस सीमा का निर्धारण करना। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, उस सीमा में जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके दावे आपत्तियों को सुनना कि मेरा इसमें इतना जमीन आ रहा, मेरा इसमें इतना जमीन आ रहा। जो आप ये अभ्यारण्य की घोषणा कर रहे हो, सेंचुरी की घोषणा कर रहे हो,
इसमें मेरी जमीन इतनी आ रही, मेरी जमीन इतनी आ रही, हो सकता है एक से ज्यादा आदमी हो, इसमें जरूरी थोड़ी है कि एक ही आदमी रहेगा। 10 परिवार, 50 परिवार, 100 परिवार हो सकते हैं। ठीक है, तो वो किसके पास जाएंगे? कलेक्टर के पास। ठीक है, कलेक्टर घोषणा करेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो घोषणा हुई है उसके 60 दिन के अंदर कलेक्टर घोषणा करेगा कि ये सारा क्षेत्र को हम अभयारण्य के श्रेणी में रखते हैं, या ये सर्किल अभयारण्य की श्रेणी में आएगा, सीमा निर्धारित कर देगा। और क्या सूचना दी जाएगी कि इस क्षेत्र में जो भी प्रभावित लोग हैं अपना क्लेम मेरे पास आके निर्धारित करें। ठीक है, इस सीमा निर्धारण करने का काम कलेक्टर स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ को नियुक्त कर सकता है सर्वे उर्वे के काम के लिए। जरूरी नहीं कि हर जगह वही खंभा लेके जाएगा। ठीक है, अपने नीचे किसी अधिकारियों को, इंजीनियर को अपॉइंट कर सकता है कि तुम जाके इसका नक्शा तैयार करो, इसमें क्या क्या क्षेत्र है वो सारा विवरण बताओ मेरे को। ठीक है, तो अपने तरफ से किसी अधिकारी को अपॉइंट कर सकता है, फिर वो अधिकारी किसी भूमि में प्रवेश कर सकता है, वहां निरीक्षण कर सकता है, ये सारी शक्तियां उसको होंगी। सिविल न्यायालय की भी लगभग सारी शक्तियां कलेक्टर को प्रदान कर दी गई हैं इस मामले में। ठीक है, अब ये जाता है, ये 60 दिन में ये घोषणा करता है कि कौन सा क्षेत्र अभयारण्य के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद 2 महीने के अंदर, ये घोषणा के 2 महीने के अंदर जितने ग्रामवासी हैं, इसने तो घोषणा कर दी कि ये वाला क्षेत्र आ गया आपका, अब तुम्हारा घर आया, तुम्हारा घर आया, तुम्हारा घर आया, कौन जानता है? घोषणा होने के बाद ही तो पता चलेगा। घोषणा कर दी, अब तुमको पता चला कि ये मेरा क्षेत्र भी इसमें पड़ गया। ठीक है, तो जो भी दावा आपत्ति होगा देने के पक्ष में या ना देने के लिए, ठीक है, उसको कलेक्टर सुनवाई करेगा। ठीक है, कलेक्टर उस मामले में मुआवजा का निर्धारण कर सकता है। ठीक है, भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर उस मामले में मुआवजा का निर्धारण कर सकता है। ये जो क्षेत्र का ऑक्यूपेशन है, जो इसका अधिग्रहण है, इस अधिग्रहण को लोकहित के लिए अधिग्रहण माना जाएगा। लोकहित के लिए सामान्यतः जो भी भूमि ली जाती है, चाहे वो सड़क के लिए, चाहे आपका अस्पताल के लिए, दूसरों से जो भूमि ली जाती है, प्रशासन जो भूमि लेता है वो इसी आधार पे लेता है, लोकहित के लिए। तो यहां ये भी कहा गया है कि ये जो अभयारण्य बनेगा, ये क्या उद्देश्य इसका क्या कहलाएगा कि ये लोकहित के लिए ली जा रही है। ठीक है, तो मुआवजे का निर्धारण कलेक्टर कर सकता है, पहला काम ये कर सकता है। अब कोई व्यक्ति गया बोल रहा है कि नहीं मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति है, ठीक है, तो वो विवाद का भी निर्धारण कर सकता है। तुम बोल रहे हो मेरी संपत्ति है और दूसरा तुम्हारा भाई बोल रहा है नहीं नहीं मेरी संपत्ति है। ठीक है, उस मामले में विवाद का भी निर्धारण कर सकता है कि एक्चुअल में ये किसकी संपत्ति है। ठीक है, अगर आपको नहीं देना है तो उस संबंध में आप गवर्नमेंट लेना चाहती है, आप नहीं देना चाहते हो, तो कलेक्टर इस बात के लिए परामर्श करेगा मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक। इसके अंतर्गत मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक से वो डिस्कस करेगा और ये देखेगा कि कई सारे जनजातियां होती हैं जो सामान्यतः जंगल में ही रहती हैं। ठीक है, तो ये देखेगा कि अगर उसका रहा जाना कोई स्थिति बिगाड़ने वाली कंडीशन नहीं है तो उसको वहीं रहने को परमिट भी कर सकता है। ठीक है, उस अभयारण्य क्षेत्र में ही कई जगह आप देखेंगे कि अभयारण्य क्षेत्र में भी कुछ जनजातियां रहती हैं।
ठीक है, तो उसको परमिट भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि मुआवजा केवल पैसे के रूप में दिया जाएगा, मुआवजा पैसे के रूप में भी हो सकता है और अंशतः भूमि और अंशतः पैसा भी हो सकता है। कि ठीक है, तुम्हारी यहां से भूमि 2 एकड़ ले रहे हैं, तुमको वहां पे 2 एकड़ भूमि दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ पैसा भी देंगे, तुम घर भी बना लेना। अंशतः भूमि और अंशतः मुआवजा भी दिया जा सकता है। तो ये सारी पावर किसको दी गई है? इस कलेक्टर को। फिर कलेक्टर इसके संबंध में जो भी कार्रवाई है वो सारा कार्रवाई संपन्न करने के बाद अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा। ठीक, फिर स्टेट गवर्नमेंट घोषणा करेगी कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र फला तिथि से वन अभयारण्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उस दिनांक से वो क्षेत्र अभयारण्य के श्रेणी में आ जाएगा। इस समय में आपको ये जान लेना जरूरी है कि ये जो क्षेत्र का निर्धारण होता है सामान्यतः ऐसे जगहों से होता है जो कि स्पेसिफाई हो जाए कि इसके उधर जो है अभयारण्य है, इसमें आपके पहाड़ आ जाएंगे। मार्किंग के रूप में क्या होगा? पहाड़ हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, कोई सड़क हो सकती है, इसी तरह के मार्किंग बनेंगे। ये नहीं कि उसको बकायदा फेंसिंग करवाया जाए, जहां जरूरत पड़ेगा वहां फेंसिंग भी करवाया जाएगा, लेकिन अधिकांश जगह पहाड़ को, नदी को, सड़क को ये चिन्ह के रूप में दर्शित किया जाएगा कि इसके इधर का जो क्षेत्र है ये आपका अभयारण्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, और राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी कि विशेष प्रजाति को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है कि ये क्षेत्र जो है अभयारण्य घोषित किया जाता है। ठीक है।